हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमनिया। आज हमारे साथ ऐसी वुमनिया हैं जिन्होंने खुद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेघा परमार जी। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ किस्से, किरदार और कहानियों के बारे में। स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। मैम, आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, आप मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। टॉप ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर वाला। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर पाते। बहुत टफ होता है क्योंकि 18 घंटे कंटिन्यू चलना पड़ता है। 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, 2-2 किलो के जूते होते हैं, 25-25 किलो का बैग होता है। हर रात को 9-9 घंटे चलना पड़ता है। 4 कैंप होते हैं, हर कैंप के बाद टफनेस बढ़ती जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि खाना खाए हुए 4-4 दिन हो जाते हैं और पहले बॉडी आपका फेट खाती, फिर मसल खाती, धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देती। रास्ते में जब हम जाते हैं तो कई बार डेड बॉडीज़ के बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार डेड बॉडीज़ के ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। फिर फाइनली -47 डिग्री टेम्परेचर होता है जब हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर पहुंचते हैं। जब यदि चंद सेकंड के लिए भी आप उनकी उंगलियां निकालोगे तो फोर्स फाइट हो जाता है, जिससे उंगली काटनी तक पड़ जाती है। पर वो सब चीज़ें उस समय याद ही नहीं रहती है, कुछ नहीं होता है। जब हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तो एक ही फीलिंग होती है, आज मैं ऊपर आसमान में इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। और ऐसा मन करता है जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बताओ मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ और मेरे हाथ में है इंडिया का फ्लैग। मैम, ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में लोगों को पता, ये एक स्पोर्ट्स है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, और आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे तो पता ही नहीं हो सकता। तो फिर आपको कैसे पता पड़ा कि ये एक स्पोर्ट्स है और मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, पूरे भारत में एक बच्चे को पता होना चाहिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होता है और एडवेंचर स्कोप में ढेर सारा करियर ऑप्शन होता है। और हम प्रकृति के बहुत पास पहुंच जाते हैं और हम पैदा क्यों हुए ये चीज़ हमें पता चल जाती है। क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने पे आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तब जब ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में वो पहुँचते हैं तो सबसे पहली चीज़ उनका वेक्टर बदलता है। उनको पता चलता है कि जब हम वो चीज़ें झेल के आ सकते हैं तो ये ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद भी और चीज़ें होंगी। सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो धुर गाँव की हूँ, भोजनगर छोटा सा गाँव है जहाँ कॉलेजेस तक जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और वहाँ मैंने तो पहली बार अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया। तब मुझे पहली बार क्लिक हुआ था कि अब तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, क्योंकि किसी लड़की ने नहीं चढ़ा। पर वो जर्नी आसान नहीं थी। लोग मार्ग बहुत भटकाते, प्रॉपर गाइड नहीं करते। तो यहाँ जितने बच्चे मुझे सुन रहे हो या जो माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि भारत में ऐसे 5 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है उसकी भी वजह है। आपके लिए आइस क्या है, फ्रिज में रखिए छोटी सी आइस क्यों। पर हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दरमियान ब्लू आइस पे कैसे चलते हैं, ब्लैक आइस पे कैसे चलते हैं, क्रैम्पन का उपयोग कैसे करते हैं, रैपलिंग कैसे की जाती है, जुमारी कैसे की जाती है। 2 मैगी के पैकेट में जंगल में छोड़ दिया जाता है सर्वाइव करने के लिए। इग्लू के बर्फ़ के घर में कैसे रहा जाता है, टीम बर्निंग के साथ कैसे रहा जाता है, टेंट कैसे लगाया जाता है, प्रकृति कितनी सुंदर है, कैसे सर्वाइव किया जाता है, कैसे खुश रहा जा सकता है। और आप इसमें ये ऑप्शन है कि आगे जाके आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आगे जाके आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। इसके अलावा स्कूबा डाइविंग भी ऐसा स्पोर्ट्स गेम है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जहाँ आप 40,000 रुपये महीने कमा सकते हो। ऐसे माउंटेनियरिंग में आप काफ़ी सारे ट्रैकिंग करवा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप खुद भी खुश रहोगे, लोग आपके साथ जाएंगे, आप उनको भी खुश रखोगे। और सबसे बड़ी चीज़ है आप हमेशा फिजिकली फिट रहोगे। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है और मेंटली फिट भी रहोगे आप। ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, ऐसे सभी ट्रेनिंग उन भारत के इन 5 इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। पहला है निम इंस्टीट्यूट, उत्तरकाशी में है, जो कि मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों को बहुत पैसा देना पड़ता है, उसके बावजूद सीट कंफर्म नहीं हो पाती। पर हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे यदि अभी से अप्लाई करेंगे तो वहाँ जाके हो सकता है आपको सीट मिल जाए। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है, फिर है HMI इंस्टीट्यूट जो कि दार्जिलिंग में है, फिर अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि मनाली में है, फिर जिम इंस्टीट्यूट जो कि जम्मू कश्मीर में है, और एक है अरुणाचल प्रदेश में। आप किसी भी इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में जा करके माउंटेनियरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हो या दूसरे एडवेंचर से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हो। हमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि सच में लोगों को नहीं पता होता और है। बहुत लोग मिसगाइड भी करते थे। हाँ। आपको मिसगाइड नहीं होना, सीधा इंटरनेट पे डालना है इंस्टीट्यूट का नाम, अपनी सीट कंफर्म कराना और जाके ट्रेनिंग लेनी है। और मैं बोलती हूँ जिसने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स नहीं किया उसने अपनी लाइफ के गोल्डन पलों को मिस कर दिया। मेरे को भी करना पड़ेगा।
मैम आप जहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ पे जब आपने अपने फैमिली को बताया कि आप मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो उनके रिएक्शंस क्या थे? पापा को बताया था कि माउंटेनिंग करनी, तो उन्होंने रिश्तेदारों से छिपाया था, वो बताते नहीं थे क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसा माहौल है कि नाम धरते हैं लोग कहीं बोलेगा, लोग तो बोलते भी थे, फिर भी उनकी छोरी तो 2-2 महीना तक वहाँ टेंट ऑन मेरे कना कहीं करती होगी, पहाड़ कुत्ती फिरे कहीं हुई पहाड़ चढ़ने से। ऐसे रिएक्शन आते हैं, सच में आते हैं। पर पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पापा को मैंने बोला था कि हमारे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँ तो पापा उसे हमारी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पर माउंट एवरेस्ट कभी मैंने सरकारी नौकरी के लिए नहीं किया था, पर पापा को बताया था। मात्र 7,000 का फ़ोन मैं उनको देकर गई थी। जब मैं बेस कैंप पहुंच गई थी तब उन्होंने वीडियो देखे थे, तब उन्होंने मेरे से कहा था, छोरी तूने हमारे बताया नहीं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने से मर भी जाए जान भी चली जाए। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत टफ होता है, स्पेशली मैं जिस बैकग्राउंड से आती, समझाना बहुत मुश्किल होता है और बच्चियों को भी बहुत समझाना मुश्किल होता है। पर एक चीज़ है, दुनिया से कोई मतलब मत रखिएगा। ये दुनिया कभी भी, यदि मम्मी ने अपने पापा को बोला था मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या पड़ोसी मेरे को आके पैसे देंगे या कोई रिश्तेदार आके मेरे ऊपर पैसे लगाएंगे? नहीं ना। मुझे अस्पताल में पैसे आप दोगे मेरे लिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोले, मेरे को फ़र्क पड़ता आप मेरे लिए क्या बोलोगे। और दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ता ना दिखना चाहिए। बस आपको उन्हें समझाना आना चाहिए, बताना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए। मेरे पापा मम्मी को मुझे पहले प्रूफ करना पड़ा था, कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़कियों को स्पेशली प्रूफ करना ज़रूरी है। जिस समाज में हम रहते हैं कि मम्मी पापा को विश्वास दिलाना कि हमारा बच्चा जो भी कर रहा है आगे बढ़ेगा। उनको फ्यूचर की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि हमारा बच्चा फिर सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या होगा, सुरक्षित है या नहीं है। अगर उसके लिए वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत डरते हैं। तो मेरे पापा को मैंने यही कहा था कि हमारे बस तुम एक साथ दे दो, मैं जो भी करूँ मैं अच्छा करूँ। मैंने उनको बहुत सारी मूवीज़ दिखाई थी कि इनसे वो मोटिवेट हो। और दूसरी चीज़, उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा था। ढेर सारी ट्रॉफीज़ मैं जीत के लेकर आती थी तो उनको लगता था हाँ मेरी बच्ची अच्छा कर रही है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक लाइन बोलते थे कि बेटा तू जो भी कर जे बस या सोच समझ के कर जे, तू अच्छो करेगी तो भी हमारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी हमारो नाम होएगो। तो बच्चे हो या बच्ची हो, उनको भी समझना होगा कि जैसे आप हो, आप एक अकेली इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो नहीं होना। आप कुछ भी अच्छा करोगी तो भी आपके पापा का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, आपके देश का नाम होगा। बुरा करोगी तब भी अरे फनाला साहब की लड़की है, फनाला साहब की ऐसी है। तो हमें भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं होते, उसका प्रभाव हमारे पूरे समाज पे पड़ता था। हम ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाते हैं और पेरेंट्स भी अपने आप कन्विंस हो जाते हैं। मैम कितनी ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है हमारे देश में? जैसे आपने बताया, मैंने आपको बहुत इवेंट्स में भी सुना है कि बहुत सारे बच्चियां हैं जिनको पता नहीं होता या पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं ये पूछना, कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है हमारी महिलाओं के लिए? जैसे अभी वुमेंस डे गया, कल ही गया, तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बस एक वीक होता है वुमेंस डे का जब अवेयरनेस फैलाई जाती है, बाकी साल भर कुछ नहीं किया जाता। तो क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, हाँ जी। तो कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है महिलाओं के लिए? मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी। पहली चीज़ आप ये बताओ, गांव में आपको पढ़ने ही पहला ऑप्शन किस लिए बाहर भेजा जाता है? पढ़ने के लिए। हाँ। और गांव के बच्चों के लिए एकमात्र ऑप्शन है घर से बाहर निकलने का या अपनी प्रतिभा का निखारने का, पढ़ाई। घर वाले कहेंगे जब तू कर ही नहीं रही तो थारे तुरंत ही शादी करा, हाथ पीला करा और भेजा। पढ़ाई के दरमियान हमें समझ में आता है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जैसे आप हो, आपने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, तब आपको पता चला कि आप राइटिंग बहुत अच्छा करती हो, आप लिखती हो। क्या 12वीं या 10वीं तक आपको पता था कि आप किस चीज़ में अच्छी हो? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ा ना। 10वीं 12वीं तक तो पहुंचना पड़ता है ना। तो एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से बाद में कि हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हमें पता चलता है, हमारे घर वाले फिर हमें हमारे ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हैं और हमें खुद को पता नहीं होता कि हम किस लिए इस दुनिया में बने हैं, आए हैं। पहली चीज़, गर्ल्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट में कल की बात है, कल परसों जितने भी पूरा वुमेन एम्पावरमेंट का दिन था, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इन पूरे दरमियान मैंने अपनी लाइफ को कनेक्ट करते हुए, सारी महिलाओं को कनेक्ट करते हुए देखा। तो महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं आ सकता, चाहे वो सदियों तक रैली निकालते रहो और मेरे जैसी लड़कियों को भले आप स्टेज पे बुलवाते रहो, कोई महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण तब होता है जब आप 10 रुपये के लिए आपको आपके पिता भाई पुत्र का चेहरा नहीं देखना पड़ता है। आप कुछ भी करो पर 10 रुपये अपनी मेहनत से कमाओ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ती तो भले मेरी शादी हो चुकी होती, एक गाँव में आज से 17 साल पहले तक मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, उसको 17 साल पूरे हो गए थे आज से 2 साल पहले तक। तो मैं कंडे बेच के कमा रही होती, पर मैं मेघा परमार हूँ तो मेरी वो आइडेंटिटी मैं जरूर रखती हूँ। मेरे पास 10 रुपये होते खुद के लिए
आप सबके पास इतना कुछ हुनर है, बस आपको उसको निखारना होगा। हर दिन नया कला रचनी होगी, नई नई चीज़ें सीखनी होगी, अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पैरों पे खड़े हो। मैम बातें तो बहुत है करने के लिए, पर टाइम हमारे पास कम है, तो मैं आखिरी में एक ऐसा मैसेज चाहती हूँ जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही हैं या जो महिलाएं जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि आप एक क्या मैसेज अपनी तरफ से उन्हें देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी, आप सब कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। कभी भी अपने आप को पहली चीज़ तो कम मत आकिएगा, किसी से भी कम मत आकिएगा। आप में बहुत कुछ है। और ये महिला का मापदंड एक मत बना लीजिएगा कि हमें खूबसूरत होना चाहिए, हमें गोरा होना चाहिए, हमें हमें पतला होना चाहिए। नहीं, शरीर है, मोटा पतला होता रहेगा, उम्र है, झुर्रियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी। क्या हमारा सिर्फ सुंदरता वाला मापदंड है? नहीं ना। तो क्रीम पाउडर वाले लोग जिन्होंने भ्रांतियाँ फैला रखी है, सबसे ज़्यादा मैसेज तो उनके लिए है कि वो लोग तुम्हें गोरापन, पतलापन या रेशमीपन बेचना बंद नहीं करेंगे, या कहेंगे खूबसूरत हो या साबुन खरीदो। पर खूबसूरती किसी साबुन या लोशन में कैद नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, जिसका एक नाम है खुशी। हाँ। भला की खूबसूरती के लिए वो करो जो तुम्हें खुशी दे। बनो हर उम्र की, पर वो उम्र छिपाओ मत। जानो कि हवा की सरगोशे से बेहतर कंडीशनर कोई हो ही नहीं सकता। खुल के नाचो, मन भर के खाओ। जानो कि ये ज़िंदगी एक हिंडोला है। मतलब वो करो जो तुम्हें खुशी दे, और हर नया हुनर सीखो, नई कला रचो। और याद रखना, खूबसूरती जिस्म में नहीं, रूह में बसती है, अंदर से। थैंक यू सो मच मैम आपके इस इंटरव्यू के लिए और आपकी इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए।